तो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अभिषेक त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंटेंट फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस पे। दोस्तों, आज तारीख है 14 अक्टूबर 2022। आज दोस्तों हम यहां पे अपने इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ एनालिसिस को करेंगे। सबसे पहले दोस्तों तो मैं माफ़ी चाहता हूं, आज ये न्यूज़ एनालिसिस बेसिकली लेट आ रहा है, नहीं तो मोस्टली 11 बजे तक अपलोड हो जाता था। आज दोस्तों थोड़ी सी कुछ तबीयत सही नहीं है, तो इसी वजह से मैं काफ़ी देर से सो के उठा। काफ़ी आज कोल्ड टाइप का लग रहा है, फीवर टाइप का है, तो इसी वजह से मैं उतना फिज़िकली फ़ील नहीं कर रहा था बेटर, तो इसी वजह से आज थोड़ा-सा लेट आया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आज दोस्तों माइट बी पॉसिबल ज़्यादा उतनी न्यूज़ में मैं कवर ना कर पाऊँ, तो उसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी चाहता हूँ आप लोग से। पर हाँ, अब आप लोग देख रहा हूँ दिन पे दिन बहुत से हमारे फ्रेंड्स का रिस्पॉन्स आता है, कमेंट्स करते हैं, तो इसी की वजह से, आप ही लोगों की वजह से मुझे मोटिवेशन मिला कि मैंने सोचा चलो 2 ही 3 न्यूज़ कवर कर देते हैं, पर कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बात है कि सुप्रीम कोर्ट स्प्लिट ऑन द हिजाब अगेंस्ट द सर्कुलिज्म वर्सेस मैटर ऑफ द चॉइस ट्रस्ट ऑफ द माइनॉरिटी इन द मेजॉरिटी। जैसा कि दोस्तों शुरू से कहता चला आया हूँ कि मेरा ये चैनल का मोटिव क्या है कि यहाँ सिर्फ काम की बात होती है। अब देखिए दोस्तों, इसकी जो राम कहानी है वो मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, उसके बाद जो इसके मेन पीछे एग्ज़ाम का जो मोटिव है ना, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझना है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो आपको ये देखना है कि आप देखोगे असल में हुआ क्या कि करंट टाइम में आपने देखा होगा कि फरवरी में अपने देश में एक हिजाब कंट्रोवर्सी हुई। हिजाब कंट्रोवर्सी कर्नाटका में हुआ कि क्या हुआ कि मुस्लिम्स जो हमारी बहनें थीं, मुस्लिम जो महिलाएं थीं, वो क्या हुआ कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में हिजाब पहन के जाया करती थी। अब जाहिर सी बात है, हिजाब पहन के जाएंगी तो इस्लाम को ही फॉलो करते होंगे, उनका रिलीजन इस्लाम होगा, हिंदुओं में तो कोई पहनता नहीं है। अब देखिए दोस्तों, क्या हुआ कि इस पर काफ़ी गर्मी गर्मा हो गई। कुछ राजनीतिक मंच पे भी इसका बवाल हुआ, कुछ कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन की भी यहाँ पे बातें कहने लगी, कुछ रूल्स एंड लॉ कंडक्ट की भी यहाँ पे बातें होने लगी। अब देखिए दोस्तों, इसकी कहानी क्या है, ये दोस्तों चौथे पेज पे भी लिखा है, पर मैं यहीं आपको कवर कर दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इसकी कहानी क्या है कि आप देखोगे कि जब ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचा, तो हाई कोर्ट में क्या हुआ कि टोटली इसको एक तरीके से पहले बैन कर दिया गया। क्या हुआ कि इस पर एंटरटेन किया गया, एंटरटेन करने के बाद इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया। आपको याद होगा दोस्तों, आज से 1-1.5 महीने पहले, करीब मान के चलिए अगस्त के महीने में, मैंने इस न्यूज़ को कवर किया था कि हाई कोर्ट ने दलीलें दी थी। हाई कोर्ट का दलीलें देने का ये कहना था कि जो स्कूल्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, यूनिफॉर्मिटी कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए, आपको उसी के तहत चलना पड़ेगा। अगर आपके स्कूल में हिजाब जैसी चीज़ों का कोई भी वर्णन नहीं है यूनिफ़ॉर्म के कॉन्सेप्ट में, आपके रिलीजन के फेथ पे, तो आपको उसको नहीं फॉलो करना चाहिए, आपको उसको नहीं पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्कूल इज़ अ प्लेस जहाँ पे अमीर भी बच्चा पढ़ता है, गरीब भी बच्चा पढ़ता है। तो जो यूनिफ़ॉर्म का कॉन्सेप्ट है ना, जो कह सकते हो कि एक प्रॉपर ड्रेस कोड का कॉन्सेप्ट होता है ना, वो बीच के अंतर को मिटाने के लिए होता है कि यहाँ पे अमीर भी है, गरीब भी है। तो आप देखोगे दोस्तों कि इस पे 2 बातें हुई। 2 बातें में समझने की कोशिश करिए कि 2 जजेस ने अपना एक कह सकते हो कि स्टेटमेंट दिया, अपने व्यूज़ दिए। अब दोनों के बीच में एक वर्डिक्ट है। अब वर्डिक्ट को समझोगे दोस्तों, यहाँ पे वर्डिक्ट ये है कि देखोगे जस्टिस हेमंत गुप्ता हैं, जो कि स्टेट के ऑर्डर पे हैं, और दूसरे जस्टिस सुधांशु धूलिया हैं, जो कि कह सकते हो कि उनके खिलाफ हैं। अब देखिए दोस्तों, दोनों के बीच की अगर मैं बातों को समझाने की कोशिश करूँ, तो जस्टिस हेमंत गुप्ता का ये कहना है। अब देखिए दोस्तों, मेन कहानी समझते चलिए, ठीक है। आज थोड़ा दोस्तों उतनी तबीयत नहीं सही है, तो मैं उतना एनर्जी के साथ आपको नहीं समझा पाऊँगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब देखिए दोस्तों, जस्टिस धूलिया जी का कहना है कि हमारा जो एजुकेशन का राइट है, वो हमको कॉन्स्टिट्यूशन देता है। अब हम अपने रिलीजन फेथ को करते हैं, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको राइट देता है। तो कहीं न कहीं अगर हमारे कह सकते हो कि जो हमको राइट टू रिलीजन की जो प्रैक्टिस हमको दी गई है, अगर इस राइट टू रिलीजन की प्रैक्टिस से अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो इसमें हर्ज क्या है। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरे जस्टिस हैं, सुधांशु धूलिया जी, इनका ये कहना है कि अगर मान के चलिए जो सरकारी स्कूल हैं स्टेट्स के फंडेड पे चल रहे हैं, तो जब स्टेट्स के फंडेड पे वो स्कूल चल रहे हैं, तो स्टेट्स की जो यूनिफॉर्मिटी रूल्स एंड रेगुलेशन, जो लॉ है यूनिफॉर्म के कंडक्ट में, उसको क्या फॉलो नहीं करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, बात यहाँ पे ये है कि धूलिया जी का कहना है कि उनका ये कहना है कि ये बात सही है कि कॉन्स्टिट्यूशन वुमेन का सम्मान करता है, वुमेन की डिग्निटी का सम्मान करता है, वुमेन स्कार्फ पहने कोई दिक्कत नहीं, अपने रिलीजन की प्रैक्टिस करे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो कब? स्कूल के गेट के बाहर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात क्या है कि दोनों के बीच के व्यूज़ को यहाँ टकरा रहे हैं। एक का ये कहना है कि अगर हम यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, एक ने ये कहा है कि इससे क्या है कि फर्टिनिटी जो है वो हिंडर कर जाएगी। हेमंत गुप्ता जी का ये कहना है कि इससे फर्टिनिटी हिंडर कर जाएगी। अब इनका ये कहना है
धुलिया जी का कहना है इससे कोई फर्टिनिटी हिंडर नहीं करेगी। फर्टिनिटी तो हिंडर तब करेगी कि जब हमने उनके प्रॉपर रिलीजियस प्रैक्टिस पे रोकथाम लगा दी। अब धुलिया जी का ये कहना है कि सॉरी हेमंत गुप्ता जी का ये कहना है कि मान के चलिए कि हमने स्कार्फ पे रोकथाम लगा दी, पर उन बच्चों का क्या जो जैसे मान लीजिए हिंदू रिलीजन के होंगे या हिंदू प्रैक्टिस करते हैं, जैसे रुद्राक्ष पहनते हैं, हम रक्षा पहनते हैं। अब जैसे दोस्तों मैं ही हिंदू हूँ तो महाकालेश्वर का रक्षा सूत्र मैंने पहना हुआ है, उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का रक्षा सूत्र मैंने पहना है, और कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी का होगा तो वो गले में जीसस का लॉकेट पहनता होगा। क्या वो सही है? हाँ, तो क्या वो गलत नहीं है? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल ये कहता है कि आप अपने रिलीजियस प्रैक्टिस को करिए, लेकिन अगर वो आपके शर्ट के नीचे है या कह सकते हो कि छुपी हुई है तो उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्कार्फ जैसी चीज़ जो मतलब समझने की कोशिश करिए दोस्तों, दो वर्डिक्ट हैं, दो वर्डिक्ट इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि एक मैटर ऑफ चॉइस पे आ जाता है, दूसरा सर्कुलिज्म पे आ जाता है। मतलब धुलिया जी हेमंत गुप्ता जी का यह कहना है इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस कि लड़की अपने इस्लाम के रिलीजन को फॉलो करते हुए पहने स्कार्फ या ना पहने। हाँ, लेकिन हेमंत गुप्ता जी का ये कहना है, सॉरी धुलिया जी का ये कहना है, जो उनके पोजीशन में उनका ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। एजुकेशन के फील्ड में जो डेकोरम मेंटेन किया गया है, रूल्स एंड लॉ मेंटेन किया गया है, ड्रेस कोड ऑफ कंडक्ट को, वो उसको फॉलो करना ही करना होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, काफ़ी लंबी चौड़ी न्यूज़ है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला तो आर्टिकल 25 गिव्स अ सिटीजन the freedom of consequence and free of professions and practice and propaganda of religions. It does not speak of the essential religious practice if the belief is sincere and it harms no one else, that there can be no justifiable reasons for binding a hijab in a classroom। मतलब वही वाली बात है दोस्तों कि हिजाब पहनने से ऐसा नहीं है कि किसी की सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंच रहा है या हमने अपने रिलीजन के प्रोपेगेंडा में उस चीज़ को बाइंडिंग ही कर दिया है कि कह सकते हो ज़रूरी नहीं है कि आप जो अपना रिलीजियस प्रैक्टिस कर रहे हो इससे लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। तो हम इसको प्रॉपर कैसे बैन कर सकते हैं? पहली चीज़ जो यहाँ के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है आपको, एक आर्टिकल 25। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्डर वॉज टू एंश्योर दैट देयर इज़ अ पार्टी एमंग द स्टूडेंट्स इन टर्म ऑफ यूनिफॉर्म। इट वॉज ओनली टू प्रमोट यूनिफॉर्मिटी एंड इनकरेज अ सेकुलर इन्वायरमेंट इन द स्कूल्स। मतलब जो मैंने आपको बता दिया कि एक सेकुलर इन्वायरमेंट के प्रमोट के लिए चलते क्या है कि एक यूनिफॉर्मिटी डिसाइड किया गया। अब आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द फ्रीडम ऑफ द रिलीजन, कंसर्न्स have to be read conjointly along with the provisions of the Part 3 as a laid down under the restrictions of the Article 25(1)। ध्यान रखना दोस्तों, hence the restrictions on the freedom of religion and the consequence have to be the read conjointly along with the other provisions of the Part 3 as laid down 25। His judgment was referred to the power of state under the Article 25(2) to make the laws in the interest of social reforms and in welfare। तो वही वाली बात है दोस्तों कि आर्टिकल 25(2) क्या कहता है कि टू मेक द लॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ सोशल रिफॉर्म्स एंड द वेलफेयर। उसका ये कहने का मतलब है कि आर्टिकल 25 की जो कहानी है इसमें दो क्लॉज हैं। एक वन जिसका जजमेंट ये है कि ये स्टेट्स को एम्पावर की जाती है कि वो सोशल रिफॉर्म्स के तहत अपना खुद का एक डिसीजन ले सकता है, जैसे कि उसके रूल्स ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट हैं यूनिफॉर्म को लेके। ठीक है दोस्तों, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी तो इसको मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब चलिए आगे की न्यूज़ को देखते हैं। अब ये दोस्तों छोटी सी न्यूज़ है, आप देखोगे कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत अभी यहाँ पे बात चल रही थी ना कि बड़ी बड़ी जैसे कह सकते हो कि पढ़ाइयाँ हैं। जैसे आप देखोगे कि पढ़ाइयों के एग्जाम्पल में बात करोगे MBBS, मैं दोस्तों BDS हूँ। ठीक है, अक्सर मैं कहता हूँ ना कि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, तो मैं बता दूँ कि मैं BDS हूँ। और MBBS जो है यहाँ पे क्या है दोस्तों, नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्या है कि यहाँ पे ये बातें की जा रही हैं कि आप देखोगे कि जो MBBS की पढ़ाई है ना इसको रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। आप देखोगे दोस्तों कि जैसे चाइना और रशिया वगैरह में होता क्या है कि इनके रीजनल लैंग्वेज में जो पढ़ाई की जाती है, तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये जो रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई की जाएगी, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने ये डिसीज़न लिया है कि अब MBBS की पढ़ाई जो है वो हिंदी में भी होगी। अब देखिए दोस्तों, इसके कंटेक्स्ट में क्या है कि अभी MBBS के फर्स्ट ईयर्स में जो सब्जेक्ट हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, इनकी किताबों को ट्रांसलेट किया गया है, हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। लेकिन हाँ दोस्तों, ट्रांसलेट करने के साथ साथ कुछ चीज़ों का ये भी ध्यान रखा गया है कि जैसे जो टेक्निकल टर्म है ना, लाइक ब्लड प्रेशर या कह सकते हो माइग्रेन, तो ये सारे टर्म को सिर्फ देवनागरी हिंदी में लिखा गया। ऐसा नहीं कि इसको ट्रांसलेट करके ब्लड प्रेशर को कह सकते हो कि हिंदी में ट्रांसलेट करके लिख दिया गया है। ठीक है, मतलब इंग्लिश टू हिंदी किया गया, खाली एक ट्रांसलेट किया गया, देवनागरी हिंदी में लिखा गया। मतलब ब्लड प्रेशर को जो इंग्लिश में लिखा जाता है उसको हिंदी में लिखा गया। तो दोस्तों थोड़ी छोटी सी न्यूज़ थी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वन लाइनर में बन सकती है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने अपनी MBBS की पढ़ाई लोकल रीजनल लैंग्वेज में स्टार्ट की। तो मध्य प्रदेश, याद रखना दोस्तों।
अब दोस्तों यहाँ पे इंटरनेशनल में देखेंगे, इंटरनेशनल में क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे लिखा है कोल्ड वॉर थिंकिंग ग्रेट पावर टसल नॉट कंस्ट्रक्टिव चाइना वॉन्ट्स यूएस। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बात है कि देखिए अभी तक क्या था कि जो चाइना का यूएस के साथ अलायंस चल रहा है, अलायंस इन द सेंस समझने की कोशिश करिए दोस्तों, ये जो अलायंस है ना, ये बेसिकली क्या है कि इसको ये एरोड करना चाहता है, धीरे धीरे कम करना चाहता है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे जो कह सकते हो कि ग्लोबल मार्केट में जो प्रोसेसर चिप है ना, उसको डेवलप करने का, या यूँ कह सकते हो दोस्तों, या यूएस जो है वो बहुत बड़ा प्रोसेसर चिप का सप्लायर है। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में क्या बात है दोस्तों कि करंट टाइम में देखोगे कि यूएस के साथ अपने इंडिया के बायलैटरल रिलेशंस किस तरीके से बेहतर हो रहे हैं। इवन आप देखोगे दोस्तों कि अभी ताइवान वाले इशू के चलते क्या है कि जापान के साथ भी चाइना की टसल चल रही है। इवन आप देखोगे कि जापान के भी यूएस के साथ काफ़ी हद तक रिश्ते बेहतर हो गए हैं। इवन आप देखोगे कहीं ना कहीं जो जापान है अपने, मैंने कुछ दिन पहले एडिटोरियल में भी डिस्कस किया था इस चीज़ को कि किस तरीके से क्वाड में आप देखोगे कि जापान भी अपना एक हद तक ओशन रीजन में काफ़ी दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है चाइना को टैकल करने के लिए। जितना उसको अपने मिलिट्राइज़ करने के लिए हथियारों की ज़रूरत पड़ रही है, उसको पूरा सपोर्ट जो है वो यूएस देने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हद तक अब आप देखोगे कि चाइना एक नई स्ट्रेटजी को अपना रहा है। अपनाने के साथ साथ वो क्या कर रहा है कि अपनी जो उसकी डिपेंडेंसी है ना यूएस पे प्रोसेसर चिप को, उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है और अपने आप को एक एफिशिएंट प्रोसेसर चिप डेवलपर बनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब यह है कि यूएस पे डिपेंडेंट कम हो रहा है और अपने आप को एक एफिशिएंट प्रोड्यूसर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो यही इसमें न्यूज़ था दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे है आइडियाज़ वाले पेज में बाबूस टू कर्मयोगीज़। अब देखिए दोस्तों करेंट टाइम में क्या है कि इसको लिखने वाले बेसिकली कौन है, प्रवीण पारदर्शी जी ने इसको लिखा है। अब देखिए दोस्तों ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे लिखी है, पर जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ थॉट्स यहाँ पे ज़रूरी हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों करेंट टाइम में क्या है कि जो मिशन कर्मयोगी भारत में मतलब लाने की गवर्नमेंट ने कोशिश की है, मिशन कर्मयोगी जो है कि जो अपने इंडिया में कह सकते हो कि वर्कर्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, इनको एक तरीके का कर्मयोगी बनाने की कोशिश की गई है। कर्मयोगी के इन द सेंस समझने की कोशिश करो दोस्तों कि ऑथर यहाँ से शुरुआत करता है कि 1980 में इंदिरा गांधी का एक स्टेटमेंट था कि जब वो कोई भी राज्य को, ये कह सकते हो अपना जब फंड एलोकेट करती हैं, रिलीफ फंड 1 रुपये, तो स्टेट तक 20 ही पैसा पहुँचता है, बाकी बीच में कहाँ गायब हो जाता है किसी को पता नहीं। तो इसी चीज़ को एफिशिएंट बनाने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारी स्कीम्स लाई। उस स्कीम के तहत देखोगे दोस्तों कि क्या हुआ, वो जो स्कीम थी कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, सेटअप द कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन एंड टॉक्ड अप द डेवलपिंग एंड इफेक्टिव citizen-centric civil service. The capacity building missions targeted at the 20 million civil servants working at the center and the state level, holding the key to enable the state to deliver the public goods and service to the India's more than the 130 billion citizens. तो वही वाली बात है दोस्तों कि देखोगे कि गवर्नमेंट ने क्या किया, एक पैनल बनाया कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। ये कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन क्या होता था, इसमें बेसिकली जो होते थे वो ऑफिसर क्लास के लोग होते थे। या ऑफिसर्स क्लास क्या करती थी कि ये प्रॉपर निगरानी करती थी। निगरानी इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि जो सेंट्रल से पैसा पास हो रहा है स्टेट के हक के लिए, हक मतलब समझो कि वहाँ के लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए जो पास हो रहा है ना, तो उनके बीच में जो पैनल कमीशन अधिकारी जो बिठाया गया है ना, वो प्रॉपर देख रेख करता है, जिसके तहत क्या है कि जो प्रॉपर पब्लिक को गुड और सर्विस जो डिलीवर की गई है ना, वो कितना हद तक की गई है, उसी का ये काम होता है कि दिखाना। मतलब इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ कि कर्मयोगी के कॉन्टेक्स्ट में ये है कि जैसे मान के चलिए आज के समय में सबसे रेपुटेटेड जॉब मानी जाती है ग्रुप ए की में, आप यूपीएससी में आप देखोगे सेंट्रल की सर्विसेज में क्या है, सिविल सर्विसेज में क्या, आईएएस और आईपीएस, ये दोनों जो होती हैं ये सिविल सर्विसेज में आईएएस और आईपीएस मानी जाती हैं। आप देखोगे दोस्तों कि इनको मोस्ट रेपुटेटेड और मोस्ट डिग्नेटेड पोस्ट मानी जाती है। ऐसा क्यों कहते हैं कि जो आईएएस की ट्रेनिंग है लबासना में है, और आप देखोगे कि आईपीएस की ट्रेनिंग है वो सरदार वल्लभ भाई एडमिनिस्ट्रेटिव पब्लिक सर्विस में जो उसकी ट्रेनिंग है, हैदराबाद में जो उसकी ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे आप देखोगे दोस्तों कि जो बेसिकली इन दोनों के बीच में या इन दोनों अधिकारियों में जो स्किल डेवलप किया जाता है ना, वहाँ से एक नैतिकता पैदा की जाती है। नैतिकता इन द सेंस समझने की कोशिश करिए दोस्तों कि जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो एक 4GS4 में एथिक्स का पेपर होता है, तो एक अधिकारी के लिए एथिक्स बहुत मायने रखती है। तो जो एथिक्स डेवलप की गई ना दोस्तों, ये दोनों मतलब कह सकते हो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने, इसने इंडिया के लिए एक बेहतर फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया है। मतलब इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि रेगुलेशन से कई गुना बेहतर है एक प्रॉपर गवर्नेंस।
ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको चाहो तो कहीं पे आप कोट कर सकते हो कि रेगुलेशन से बेहतर होता है एक अच्छा गवर्नेंस। अगर आपने अपने स्टेट में वेलफेयर गवर्नेंस दे दिया ना, तो आपको रेगुलेशन की ज़रूरत ही नहीं। और गवर्नेंस कहाँ आएगा? गवर्नेंस वो आता है दोस्तों कि जो ब्यूरोक्रेटी होती है, जो ब्यूरोक्रेसी होती है, उसमें जो ब्यूरोक्रेटिक पीपल होंगे ना, अगर उनकी एथिक्स, पब्लिक के लिए नैतिकता जो है बहुत मतलब सच्ची है, निष्ठा है, कर्मवान है, तो बहुत आगे के लिए सही है। इवन आप देखोगे दोस्तों कि आज़ादी के बाद किस तरीके से ये जो कोल माइंस वगैरह थे, इनके जो ठेके वगैरह थे या इन पे जो काम हुआ करते थे, इन पे क्या होता था कि पहले होता था वो अंग्रेज़ बांट के चले गए। जब अंग्रेज़ 1947 से चले गए, जब इंडिया के हाथ में आया, तो हाथ में आने के बाद आप देखोगे दोस्तों हुआ क्या काम कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने टेंडर अलॉट करना शुरू कर दिया। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्राइवेट टेंडर अलॉट करना शुरू कर दिया, तो ज़ाहिर सी बात है उस टाइम के जो माफियाज़ वगैरह हुआ करते थे, कोल माइन इंजीनियर्स वगैरह हुआ करते थे, वो टेंडर जो है बगैर किसी नैतिकता के दे दिया करते थे। अब आदमी करता अपने प्रॉफिट के लिए इतना ज़्यादा मतलब एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, इतना ज़्यादा ह्यूमन का एक्सप्लॉयटेशन हो गया कि वो अनएथिक हो गया। ठीक है, अब उस टाइम देखिए दोस्तों उतना प्रॉपर गवर्नेंस तो था नहीं। आज हर जगह गवर्नमेंट कह सकते हो कि इन द फील्ड समझने की कोशिश करिए। ज़रूरी नहीं कि आज आईपीएस की ट्रेनिंग के लिए आपको हैदराबाद ही जाना, आईपीएस मतलब ज़रूरी नहीं कि हर जगह आईपीएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर्स की संख्या ज़्यादा है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट ये पूरी कोशिश करे कि इवन पुलिस डिपार्टमेंट में भी जो स्किल्स डेवलप की जाए, जो कह सकते हो कि एक एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप की जाए ना, उनकी भी ट्रेनिंग जो होगी वो क्लास एफ के अंडर में जो पुलिस इंस्पेक्टर्स वगैरह हैं, जो एसआईज वगैरह हैं ना, गवर्नमेंट एक सेंट्रलाइज स्कीम के तहत ये हैदराबाद के सिस्टम में लाने की कोशिश कर रही है, ताकि उनके साथ भी एक बेहतर गवर्नेंस सिस्टम हम ला सकें। ठीक है दोस्तों, तो ये आइडियाज़ वाले पेज में था। अब यहाँ पे ये जो बात लिखी है, मिशन कर्मयोगी अटेम्प्ट टू चेंज द फेस ऑफ सिविल सर्विसेज एंड मेक ऑफिशियल्स मोर रिस्पॉन्सिबल टू द पब्लिक नीड। तो वही वाली बात है दोस्तों जो मैंने कह दिया ना, कि जब ये सारी इंस्टीट्यूशंस को ला के आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करने लगोगे ना, तो इंसान और एथिकल बनने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो यही सब था दोस्तों आज की बातों में। आज दोस्तों तबीयत नहीं ठीक है, तो और बातों को डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हैव अ नाइस डे दोस्तों।